संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है कि जैन समाज के संदर्भ में कल, आज और कल, यदि हम अनादिकाल से कल भूतकाल में जाएं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो कल था, यानी जब भारत आज़ाद हुआ, हम तब से लेकर के आज तक के भूतकाल को पकड़ें, और वर्तमान तो है ही, और भविष्य में भी जो 15, 50, 100 वर्ष में क्या होने वाला है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम विचार करें। ये ज़माना इतनी तेज़ी से बदला है कि लगभग ऐसा होता है कि लोग बचपन में नंगे सिर रहते हैं, जवानी में टोपी लगाने लगते हैं और बुढ़ापे में पगड़ी बांधने लगते हैं। लेकिन मैंने इस ज़माने में ऐसे लोगों को देखा है कि जो बचपन में पगड़ी बांधा करते थे, फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए और ज़माना जिस तेज़ी से बदला तो जवानी में आकर के टोपी लगाने लगे और बुढ़ापे में आकर नंगे सिर हो गए। यानी ज़माना इतनी तेज़ी से बढ़ा कि उनको उल्टा चक्र घुमाना पड़ा। ऐसी स्थितियों में मैंने पिछले समाज के 70-75 वर्ष से निरंतर समाज में मैं सक्रिय हूँ, और मैंने समाज को सब काम को देखा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब मैं 12 वर्ष का था। तब से मुझे सब देश की और समाज की सारी परिस्थितियों की पूरी पक्की जानकारी है। मैं पूरा रस लेता था समाज के कामों में। समाज के जितने अखबार निकलते थे, हमारे जो विद्वान थे, पंडित मक्खनलाल जी, पंडित बंशीधर जी, पंडित देवकी नंदन जी, उस ज़माने में वर्णी जी भी, उस ज़माने से मैं समाज का की दिगंबर जैन समाज की क्या वास्तविक स्थिति रही है, उससे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। और वे निरंतर किस तरह से बदलाव आए हैं, किस तरह से प्रवृत्तियाँ बदली हैं, कैसी स्थिति थी और आज हम किस स्थिति में पहुँच गए हैं, कितनी तेज़ी से ये सारे देश में बदलाव हो रहा है, वो हमने बहुत गहराई से देखा है और उस ज़माने के साथ चलने की कोशिश की है। कितने ही लोग चल पाए और कितने ही लोग नहीं चल पाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि मैं आज 85 वर्ष का हो गया हूँ। इस स्थिति में भी मुझे, जब मैं 12 साल का था, तब से समाज की सारी गतिविधियों से पूरी तरह से परिचित था। जो 2-4 अखबार उस वक्त निकलते थे और जो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, उसमें एक अखबार हम जहाँ रहते थे मुरैना विद्यालय में, वहाँ से निकलता था और पंडित मक्खनलाल जी उसके संपादक थे, इसलिए हमारे विद्यालय से ही छपता था और उसमें हम भी काम करते थे। और हमने ये सब सारी गतिविधियाँ देखी हैं, सारे जैन अखबारों को पढ़ते हैं। तो उस वक्त जिस समाज की जैसी स्थितियाँ थीं, लाइट नहीं थी, एक लालटेन में बैठकर 5 विद्यार्थियों को एक चौकी के सामने चारों तरफ बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो ऐसे ज़माने से और ये समाज में जो धार्मिक वातावरण था, वर्णी जी की वजह से, गोपाल दास जी बरैया जी की वजह से जो दो विद्यालय खुल गए थे और उससे जो विद्वान तैयार हुए थे, वे बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। और उन्होंने समाज में उस वक्त जो जागृति का काम किया है, ऐसी परिस्थितियों में काम करना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज को जगाया, शास्त्रों को आया, समाज शास्त्रों को टीकाएँ की, छपाया और उस काम को किया। यद्यपि आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं कई चीज़ों में विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन वो विद्युतता की गहरी पकड़ उस ज़माने में थी, वो आज के ज़माने में देखने में नहीं आती है। हम आज के
सब यूनिवर्सिटी संबंधी में पढ़ाने वाले डॉक्टर विद्वान हो गए। सबसे पहले डॉक्टर पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य बने थे, पीएचडी हुए थे समाज में, जैन समाज में पंडितों में सबसे पीएचडी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य हुए थे और वो बनारस विद्यालय में प्रोफेसर थे, इस पोस्ट पे पहुँचे थे। और उसके बाद से हम निरंतर देखते हैं कि विद्वानों की जैन दर्शन संबंधी विद्वत्ता की गहरी पकड़ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और बाह्य आडंबर की बातें, ये दुनियादारी की बातें ये ज़्यादा हमारे में आ गई हैं। आज उस ज़माने जैसे उच्च कोटि के विद्वान देखने में नहीं आते हैं। एक ज़माना था पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी और बड़े बड़े विद्वान जो विद्वत परिषद में आरंभ में हुआ करते थे, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, ये लोगों ने काफ़ी काम किया है। और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना, विद्वत्ता का ह्रास हुआ है और लौकिकताओं का, क्योंकि हम इस लौकिक कामों में भी, हम अंग्रेजी पढ़ाई में भी टॉप पर रहना चाहते हैं और उधर रहना चाहते हैं। वे समाज में व्याख्यान करते थे, व्याख्यान करने वाले विद्वान थे। आज के यूनिवर्सिटी के लेवल पर रहने वाले विद्वान समाज में प्रवचन करने में उन्हें घबराहट छूटती है, वे प्रवचन नहीं करते हैं। रोज़ाना के गाँव में वो प्रवचन नहीं करते हैं, उनकी पकड़ नहीं है। हमने भी वहाँ विद्यालय खोला उस ज़माने में, जब सारे विद्यालय धीरे धीरे डल होते जा रहे थे और वहाँ के विद्यार्थी जो भी विद्वान बन के तैयार होते थे वो यूनिवर्सिटियों से पढ़कर MA BA वगैरह करके और फिर इधर से जा रहे थे, उस क्षेत्र से अलग हो रहे थे और इसलिए विद्यालयों को विद्यार्थी भी नहीं मिलते थे। उस ज़माने में हमने जब विद्यालय खोला तो लोग हमसे कहते थे कि उन विद्यालयों को तो विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, आपको विद्यार्थी कैसे मिलेंगे? तो हमने कहा हम अध्यात्म के बल पर लोगों को, विद्वानों को लाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे विद्यालय को देखने के लिए पंडित कैलाश चंद जी, पंडित जगन मोहन लाल जी, पंडित फूलचंद जी, ये सब लोग आए थे और हमने उन्हें सब बताया समझाया। तो हमारे विद्यार्थियों के कमरे में जाके गए और उन्होंने सब देखा। देखने के बाद उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी कि शास्त्री करने के बाद, जैन धर्म पड़ जाने के बाद कोई भी को अच्छी तरह से सर्विस नहीं मिलती थी, समाज अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए लोग इसमें क्षेत्र में नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा हम आत्मा समझने आए हैं, अध्यात्म समझने आए हैं, आत्मकल्याण करने आए हैं। हमें आपका क्या उद्देश्य है? कि मुक्ति जाना हमारा उद्देश्य है। तो वो कहते थे ये तो ठीक है, तुम्हें डॉक्टर साहब ने रटा दिया है ये उत्तर देने का, ये तो ठीक है, लेकिन तुम असली बात बताओ, असली बात बताओ कि क्यों आए हो। यानी वे उनकी इस बात पर भरोसा ही नहीं कहते थे कि अध्यात्म की वजह से भी सैकड़ों विद्यार्थी इस साल जैन दर्शन के अध्ययन के लिए मिल सकते हैं, ये भरोसा ही नहीं होता था। और बाद में उन्होंने अपने संपादकीय लेखों में, जैन संदेश वगैरह में लिखा कि वहाँ पर सब बढ़िया व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, 2 सब्जी रोज़ाना बनती हैं, ये होता है, ये होता है, हर एक विद्यार्थी को एक टेबल है, उसके ऊपर ये है, लैंप दिया हुआ है, यानी पंखा लगा हुआ है। इस तरह की वजह से, यानी इस वजह से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। उनने ये कारण समझा, उनने ये कारण जो हम बताते थे हमारे विद्यार्थी या हम, उन पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे इस अध्यात्म के आधार पर ही ये विद्वान बढ़ते गए, बनते गए और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। कोरोना ने हमें इस पोजीशन में पहुंचा दिया है कि अब हम एक अपने घर में बैठे बैठे व्याख्यान कर रहे हैं। हम जब 4 महीने पहले हमारे सारे कार्यक्रम बने हुए थे, दिल्ली के, बम्बई के, अहमदाबाद के, हमारा शिविर था बहुत बड़ा, अमेरिका के 2 महीने का कार्यक्रम बना हुआ था, शिकागो का, न्यूयॉर्क का, सब कैंसिल हो गए। तो हमको लगा कि अभी ये सब काम ख़त्म हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि उस वक्त हम वहाँ जाते थे तो एक जगह 400-500 आदमी मिलते थे सुनने के लिए, और अब हमको रोज़ाना एक दिन भी फुर्सत नहीं मिल रही है और 1000, 2000, 5000 लोग सुनते हैं और हम अपने घर में बैठे बैठे शांति से सुनाते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो अभी हम इसको बुरा कहें कि अच्छा कहें, जाने में कितना श्रम होता है, कितनी तकलीफ होती है, समाज को कितना खर्चा होता है। हमारा अहमदाबाद में शिविर होने वाला था, जिसमें 3,000 लोग आने वाले थे, जिसमें 2 करोड़ रुपया खर्च होने वाले थे। 2 करोड़ की तो व्यवस्था कर ली थी और लोग कहते थे कि 3 करोड़ खर्च होंगे, और अब वो नहीं, कैंसिल हो गया। अभी हमने 7 दिन का एक शिविर किया, तो उस शिविर में 13,000 लोग शामिल हुए। और 13,000 माने ये अंदाजिया नहीं है, एक एक का फार्म भरकर हमारे पास फ़ोन नंबर सहित, एड्रेस सहित अभी मौजूद है। कोई भी आदमी चाहे तो वो देख सकता है। और उसमें हमारे 250 विद्वान पढ़ाने का कक्षाएं लीं और 7 दिन तक बहुत बढ़िया शिविर लगा। तो अभी कैसा ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। हम यदि उसी ज़माने के हिसाब से वैसे ही पढ़ाते रहेंगे, वैसे ही करते रहेंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। और काम बंद हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपने को अप टू डेट करना ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है और हमें निरंतर करना होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास, मैंने आचार्य कुंद का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। 8,000 पेज तो मैंने लिखे हैं, पढ़ा तो कितना है, 20 साल मैंने इसमें लगाए हैं। और मेरे पास आचार्य कुंद की ऐसी ऐसी बातें, बहुत मार्मिक मर्म मेरे पास है। अभी 2-5 साल में चला जाएगा मेरे हिसाब। जैसे धरसेनाचार्य को विकल्प आया था ना कि वकील मुनिराजों को बुलाओ और उनको हम पढ़ा दें, मुझे भी ऐसा भाव आता है कि अभी मैं समझ लो सीनियर मोस्ट जैसा हो गया हूँ। अभी मेरे, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नाती पोते हैं बाकी के सब, लेकिन बच्चे भी नहीं कह सकता हूँ, तो भाई, छोटा भाई तो कह सकता हूँ। जो बहुत छोटे भाई हैं उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक वात्सल्य भाव से मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ कि वे हमारे यहाँ पधारें, कोई हम निश्चित कार्यक्रम बनाएं और उस कार्यक्रम में सारी व्यवस्था हम करेंगे, ठहरने की, खाने की, पीने की, रहने की, उनके आने जाने की। और कुंद आचार्य के कुछ मार्मिक बिंदु पर उनका हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम वो वाद नहीं करना चाहते हैं, हमारा लड़ाई करना कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो अत्यंत पवित्र भाव से ये जो बिंदु उन सब के ध्यान में आ जाएं, जिससे ये ऐसे ही ना चले जाएं और उन पर हम गंभीरता से विचार कर सकें। वैसे जो मेरे विद्यार्थी हैं 1,000, वो तो इस काम को कर ही रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। लेकिन और विद्वान भी जो समाज के हैं, सबसे मेरे वात्सल्य भाव से मेरा आमंत्रण है, यदि वो चाहें तो अखिल बंसल से संपर्क करके, और यदि वो प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। और जो साहित्य है, वो साहित्य भी मैं उन तक सब विद्वानों को पहुंचाना चाहता हूं। तो जिनको जो पास जो साहित्य नहीं हो वे मेरे से मंगा लें, तो मैं उनको भेंट स्वरूप सब साहित्य पहुंचाना चाहता हूं। अभी अभी मैंने एक किताब लिखी है, भरत का अंतर्द्वंद। 4-5वें गुणस्थान में सहायक सम्यक दृष्टि जीव की कैसी परिणति होती है, उसका चित्रण करने के उद्देश्य से मैंने बिल्कुल नए तरीके से भरत के अंतर में बैठकर एक काव्य लिखा है। यद्यपि अभी छप नहीं पा रहा है क्योंकि ये कोरोना चल रहा है ना, इसलिए, लेकिन मेरे पास क्या PDF तैयार है। यदि कोई विद्वान चाहेगा तो मैं उसको फ़ोन नंबर भेजेगा, तो अखिल बंसल को भेजे तो वो हम PDF उनके पास भिजवा सकता हूँ और वो उन्हें देखें। और कोई बात हो, मुझे कहना हो तो अभी कहें, क्योंकि जब छप जाएगी तो फिर बाद में तो क्या होगा, उसके पहले यदि कोई करेक्शन आवश्यक होगा तो मैं करूँगा। मैं अपनी बात कह करके समाप्त कर